नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम मई 2023 में है। जो स्टूडेंट सीए कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम सीए का कंपनी सेक्रेटरी का या सीएमए का है, आप लोगों का एग्ज़ाम जून 2023 में है। जब कभी भी हमारा नया ईयर स्टार्ट होता है, जैसे अभी 2023 स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ जाते हैं टैक्स के सब्जेक्ट में। दोनों की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात भी कर रहा हूँ और जीएसटी की बात भी कर रहा हूँ। ऐसा इस वजह से क्योंकि जब ईयर चेंज होता है तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है, अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करें तो वो बदलता है। हमारा जो फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा एप्लीकेबल होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। आपका एग्ज़ाम 2023 में है, तो 2023 में एक जो फाइनेंस एक्ट और बजट अप्लाई होगा वो 2022 वाला होगा। जो फरवरी 2023 में बजट आया या आने वाला है या इसी प्रकार से जो फाइनेंस एक्ट 2023 होगा वो आपके एग्जाम में 23 में अप्लाई नहीं होगा, वो आपके एग्जाम में अप्लाई होगा 24 में, 2024 में। चाहे आपका एग्जाम सीए का हो, सीएस का हो या सीएमए का हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद दोनों 2 या 3 कोर्सेज कर रहे होंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एक कोर्स कर रहा होगा। स्टिल this rule is applicable for everybody, that in 2023 the Finance Act 22 will apply, and in the year 2024 examination the Finance Act 23 will apply. मैं आपके साथ यहाँ पे अमेंडमेंट्स डिस्कस करूँगा इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे हैं, मैं सारे के सारे अमेंडमेंट डिस्कस करूँगा। मेजर भी हैं, माइनर भी हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाला जो स्टडी मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा अमेंडमेंट्स का। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दूंगा कि आप इस स्टडी मटेरियल को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारा जो ये जो मटेरियल है, इसके अंदर मैंने इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स भी कवर करे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी कवर करे हैं, जो मई 2023 एग्ज़ाम में अप्लाई होंगे। आइए अमेंडमेंट्स को हम लोग स्टार्ट करें। जो अमेंडमेंट्स में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो आप लोगों के साथ अपनी बुक्स शेयर करी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लेटेस्ट 10th एडिशन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी बुक्स परचेज करा होगा। अगर आपके पास 10th एडिशन है तो ये सारे अमेंडमेंट्स 10th एडिशन के अंदर ऑलरेडी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। अगर आपके पास 8th या 9th एडिशन है तो वो बुक्स भी रेलेवेंट है फॉर योर 23 एग्जामिनेशन, 2023 एग्जामिनेशन। वो रेलेवेंट ऐसे हैं कि उन 8th और 9th एडिशन की बुक के साथ में आप ये वाले अमेंडमेंट्स का प्रिंट आउट लगा लीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो, देन यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपके पास 8th एडिशन से पहले 6th एडिशन है या 7th एडिशन है बुक का, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गो एंड बाय अ न्यू बुक। हमारी वेबसाइट पर भी जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं नई किताब के लिए। हमारी तरफ से आपको किताब 2 या 3 दिन में डिलीवर हो जाएगी अक्रॉस इंडिया, आप जहाँ पे भी हैं। स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट्स को स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको ना। अमेंडमेंट्स में सब जगह ऐसे दिखाई देगा कि एक बॉक्स होगा, उसके अंदर बहुत सारा लिटरेचर मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। जो लिटरेचर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो लिटरेचर ऐसा है जहाँ पे इस बार कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो पुराना जो लिटरेचर वो एज इट इज चल रहा है। और उसके बाद आपको बहुत सारे जगह पे ऐसे रेड कलर का लिटरेचर दिखाई देगा। रेड कलर का जो लिटरेचर है वो इस बार का लेटेस्ट अमेंडमेंट है, नया अमेंडमेंट आया है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा आपको दिखाई देगा कि ब्लैक भी है और रेड भी है। तो बॉक्स के अंदर जहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो आपका पुराना मटेरियल है, पुराना टेक्स्ट है, और जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो आपका विद अमेंडमेंट या फिर मैं ऐसे बोल दूँ आफ्टर अमेंडमेंट का आपके पास टेक्स्ट है। और ऐसा हर चैप्टर में ही चलता रहेगा। अगेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, लेकिन बीच में यहाँ पे कुछ रेड कलर से लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है उससे हम लोग समझ आएंगे दैट दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट। आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ इनकम टैक्स, उसके बाद मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा जीएसटी। बिफोर आई स्टार्ट एक छोटी सी बात और आप सबको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को कभी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है,
चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आपको सब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो। ये दो मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल नंबर हैं, एक एयरटेल का कनेक्शन है, एक वोडाफोन का कनेक्शन है। कई बार एयरटेल का कनेक्शन नहीं मिलता तो आप वोडाफोन नंबर वाले पे कर लीजिएगा। ये पहले वाला एयरटेल का नंबर है, दूसरे वाला वोडाफोन का नंबर है। तो ये दोनों नंबर आप सेव कर लीजिए, दोनों पे व्हाट्सअप भी अवेलेबल है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहें, कॉल करके कांटेक्ट करना चाहें, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी मैंने आपको दे दिया। अगर आपने कोई कोर्स कंटेंट परचेज करना है या फिर अगर आपने कोई बुक्स परचेज करनी है तो आप हमारे इस वेबसाइट पर जाके वो भी परचेज कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द अमेंडमेंट पार्ट। जो हमारे पास पहली चीज़ है वो ये है कि इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में जो अप्लाई होगा लेटेस्ट असेसमेंट ईयर वो होगा असेसमेंट ईयर 23-24। दैट मीन्स द प्रीवियस ईयर विल बी 22-23। जो आप लोगों ने नवंबर में एग्जाम दिया या फॉर दैट मैटर कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए वालों ने दिसंबर में एग्जाम दिया, आप लोगों के लिए एप्लीकेबल था असेसमेंट ईयर 22-23। प्रीवियस ईयर वॉज 21-22। But now there will be change in the assessment year because there is change in the year. आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एग्जाम 22 में दिया था, अब आपने एग्जाम 23 में देना है, क्योंकि ईयर बदल गया तो असेसमेंट भी बदलेगा। अब अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा सर मैं मई का या जून का एग्जाम दूंगा, उसके बाद फिर मैं नवंबर का जब एग्जाम होगा मेरा या फॉर दैट मैटर दिसंबर का एग्जाम होगा या किसी भी स्टूडेंट का होगा, तो क्या दोबारा से ईयर चेंज होगा? आंसर इज नो। क्योंकि आप अभी भी अगर नवंबर या दिसंबर में एग्जाम देते हैं तो 2023 में ही देंगे तो आपका असेसमेंट विल रिमेन सेम, प्रीवियस विल रिमेन सेम। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आपको 2024 में एग्जाम देना पड़ जाए तो ईयर फिर से चेंज होगा, तो वहां पे आपका असेसमेंट फिर से चेंज हो जाएगा। ये जो असेसमेंट ईयर है 23-24, दिस इज बेस्ड ऑन द फाइनेंस एक्ट 2022, दैट मीन्स द बजट ऑफ 2022। और जो बजट फरवरी 2023 का है, फाइनेंस एक्ट 2023 है, वो आपके 2023 के एग्जाम में अप्लाई नहीं होगा। वो बजट ऑफ 23, फाइनेंस एक्ट ऑफ 23 विल बी एप्लीकेबल इन एग्जामिनेशन ऑफ 2024। तो आइए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारी किताब का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स का, बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस का पहला चैप्टर है हमारा। और उसके अंदर एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। आपको याद है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग कई बार ब्लैक मनी का नाम भी देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, 68 से लेकर 69D तक के सेक्शंस है। पहला सेक्शन 68 का है जो कि बात करता है कैश क्रेडिट का, सेक्शन 68। मान लीजिए आपने किसी से कुछ पैसा उधार पे लिया, लोन का लिया, बोरविंग्स का आपने पैसा लिया, और जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो पैसा आ गया तो आपने ऑपोजिट पार्टी को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपने ये पैसा उसको वापस लौटाना है, वो आपका क्रेडिटर है, इस वजह से आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जब आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ली और हो सकता है आपने उस पैसे को यूज भी कर लिया हो, तो बाद में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो कि आपकी असेसमेंट हो जाए, डिपार्टमेंट का ऑफिसर, जिसको हम लोग एसएससी ऑफिसर बोलते हैं, उसने आपसे पूछा कि भाई साहब आपके अकाउंट के अंदर आपने इस व्यक्ति के नाम को क्रेडिट किया हुआ है, आपने इस व्यक्ति से पैसा उधार पे लिया था, लोन लिया था, बोरविंग्स आपने ली थी, किसी तरीके से आपने ये पैसा लिया था, आपने इस पैसे का क्या किया ये बताइए। ये पैसा कहाँ से आया, कौन से व्यक्ति ने आपको पैसा दिया और आपने इस पैसे को फिर कैसे यूज किया, सारी बातें बताइए। मान लीजिए आपने सारी बातें बता दी and you told the assessing officer everything in truth and reality and the assessing officer is satisfied, तो फिर ऐसे केस में वो जो पैसा आपने उधार का लिया वो आपकी इनकम नहीं माना जाएगा। उधार का पैसा भाई इनकम किस तरीके का, तो बैलेंस शीट के अंदर आपकी लायबिलिटी साइड पर चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए एसेसिंग ऑफिसर ने आपसे पूछा कि भाई बताइए ये व्यक्ति कौन है, आप उस व्यक्ति की कोई डिटेल नहीं दे पा रहे। आपसे असेसिंग ऑफिसर ने पूछा कि बताइए इस पैसे का आपने क्या किया, कहाँ गया ये पैसा, क्या इसको पैसे को किस तरीके से आपने यूज़ किया, आप उसकी कोई डिटेल नहीं दे पा रहे, या जो आप डिटेल्स दे रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी डिटेल्स नहीं है। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर आपके उस लोन या बोरविंग के पैसे को आपकी इनकम मान लेता है
और इनकम मानते हुए फिर सेक्शन 68 में उसकी इनकम मानते हुए फिर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगती है। और हम सबको पता है कि उसके ऊपर टैक्स रेट भी बड़ा ज़्यादा लगता है, फ्लैट 60% का है, सरचार्ज है 25% का, और वो सारी बातें। नाउ इस सेक्शन 68 के अंदर एक अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट ये है कि मान लीजिए आपको ये पैसा मिला बोरोविंग्स का, लोन्स का, आपने अपने अकाउंट के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि ये पैसा आपने उसको वापस लौटाना है। एसएससी ऑफिसर ने पूछा कि बताइए भाई साहब ये पैसा कहाँ से आया, आपने जवाब दे दिया। आपने एसएससी ऑफिसर ने पूछा कि बताइए आपने इस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करा, आपने उसको भी जवाब दे दिया। आपकी तरफ से सब कुछ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन था। अब एसएससी ऑफिसर ने उस व्यक्ति से पूछा जिस व्यक्ति ने पैसा लोन पे दिया, क्योंकि आपने सारी डिटेल्स बताई थी। उस व्यक्ति के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं। वो व्यक्ति कहता साहब मैंने तो पैसे दिए ही नहीं, या फिर वो कहता है कि साहब मैंने पैसा दिया लेकिन ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया, मेरे को भी नहीं पता कहाँ से आया, पर मैंने हाँ दे दिया मैंने पैसा। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पैसा दे रहा है अगर वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा कि उस पैसे का सोर्स क्या है, उस पैसे का नेचर क्या है, क्या वो टेरर फंडिंग का पैसा है जिसको हम लोग रेड मनी बोलते हैं, या फिर ये ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है। याद रखिएगा मैंने नई टर्म यूज करी है रेड मनी। रेड मनी मैंने यूज नहीं करा, ये एक हमारा जो टैक्स सोसाइटी है उसके अंदर चलता है ये वर्ड रेड मनी। जो टेरर फाइनेंसिंग का पैसा होता है, टेररिस्ट को फंड करने का पैसा होता है, उसे रेड मनी कहा जाता है। तो वो नेचर नहीं बता पा रहा, क्या ये जेन्युइन पैसा है, रेड मनी है, ब्लैक मनी है, क्या है वो बता नहीं पा रहा, या फिर वो बता रहा है तो बात सेटिस्फैक्टरी बात नहीं है। पैसा कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है वो भी नहीं बता पा रहा, बता रहा है तो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। तो ऐसे केस में जो व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा कि उसके पास पैसा कहाँ से आया लोन देने के लिए, उसकी वजह से भी जिसको ये पैसा मिल रहा है उसकी इनकम मान लिया जाएगा। अब एक बार दोबारा से समझिएगा, पहले अमेंडमेंट से पहले कानून क्या था? अमेंडमेंट से पहले कानून ये था कि जिसको पैसा मिला अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा या अनसेटिस्फैक्टरी जवाब दे रहा है तो हम उसकी इनकम मान लेंगे। मान लीजिए अगर उसने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया तो हम उसकी इनकम नहीं मानेंगे। अब अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट यह हुआ कि जवाब देने वाला जिसको पैसा मिला उसने तो जवाब दे दिया, उसका तो सेटिस्फैक्टरी आंसर है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको पैसा दिया था उस व्यक्ति से पूछा क्या कि बता भाई तेरे पास पैसे का कहाँ से आया, सोर्स क्या है, नेचर क्या है, और जिसने पैसा दिया वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा, तब भी जिसको ये पैसा मिल रहा होगा उस व्यक्ति के लिए इनकम मान ली जाएगी सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट की। तो इसके लिए अमेंडमेंट के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, फाइनेंस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा इन्होंने प्रोविजो किसका? प्रोविजो ऑफ सेक्शन नंबर 68। प्रोविजो का मतलब आपको अच्छे से पता है, प्रोविजो का मतलब होता है द एक्सेप्शनल केस। कई बार बहुत सारे लोग इसे प्रोवाइजो भी प्रोनाउंस करते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन आप जैसे भी करते हो, प्रोविजो या प्रोवाइजो, वट एवर यू प्रोनाउंस, लेकिन इसका मीनिंग होता है द एक्सेप्शनल केस। आओ जरा आराम से इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। वेयर द सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट्स ऑफ लोन्स एंड बोरोविंग्स, जिसके ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दूसरी पार्टी को क्रेडिट करा हुआ है, पैसा आ रहा है, उस व्यक्ति को पैसा वापस करना है, वो आपका क्रेडिटर है, इस वजह से आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट करा हुआ है। तो जो पैसा आपको मिला था वो लोन्स एंड बोरोविंग्स के नेचर का था। आगे, एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय सच एसएससी, जिसको ये पैसा मिला वो एक्सप्लेनेशन अगर दे रहा है, shall be deemed to be not satisfactory unless, जिसको पैसा मिला वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाएगा अनलेस, जब तक, पॉइंट नंबर ए, द पर्सन इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड, जिस व्यक्ति का नाम क्रेडिटर की लिस्ट में रिकॉर्ड किया गया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी, एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस व्यक्ति को क्रेडिटर के तौर पर रिकॉर्ड करा, ऑल्सो ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ सच अमाउंट सो क्रेडिटेड। तो जो व्यक्ति पैसा दे रहा है
वो भी रिकॉर्ड कर ले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो भी रिकॉर्ड कर ले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि ये पैसा उसने दिया, उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, नेचर क्या है, सोर्स क्या है। अगर पैसा देने वाला भी अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहा है, पैसा लेने वाला भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहा है एसेसिंग ऑफिसर को, तब दिस इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड बोरोइंग्स, जिसको इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन मान लीजिए देने वाला या लेने वाला दोनों में से कोई एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे हैं पैसे का सोर्स का, पैसे के नेचर का, तो जो पैसा जिसको मिल रहा है उस व्यक्ति की इनकम मान ली जाएगी। इसके साथ साथ में सच एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड is in the opinion of the assessing officer has been found to be satisfactory। तो assessing officer को भी लगना चाहिए कि जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन इनका जेन्युइन है। इस पार्ट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है, इसके साथ साथ में केस स्टडीज में आ सकता है। इसको करके जाना है, आपने बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। इसके साथ साथ में एक और अमेंडमेंट जो आया वो अमेंडमेंट है जहाँ पे एग्जामिनर ने जो हमारे लॉ मेकर है उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन को चेंज करा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए सेक्शन हम लोग यूज करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 12A। हाँ ठीक है जी, क्लॉज ही है, आप इसे सब सेक्शन भी कई बार कहते हैं, लेकिन क्लॉज कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाली बात कई बार मैंने स्टूडेंट के मुंह से सुनी, जब मैं अपनी क्लासेस करता हूँ तो स्टूडेंट से बात होती है तो कहते हैं सर हमें तो ये बताया गया कि सेक्शन 2 में हमेशा क्लॉज होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन 2 में हमेशा क्लॉज होता है। सेक्शन 2 के साथ में लिखा जाए, कई बार सब सेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कॉन्टिन्यूटी में है या आइसोलेशन में है। अब ये कॉन्टिन्यूटी और आइसोलेशन वाली बातें क्लास के अंदर हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो क्लॉज क्या है, सब सेक्शन क्या है, उसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन कई बार हो चुका है। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे दोबारा से मैं उसको डिस्कस करूंगा, बट यस यू शुड कॉल दिस एज अ क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 12A बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ है। जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो पहले का है और जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट के साथ है। आओ जरा अच्छे से पढ़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स इंक्लूड्स, तो जब पहला वर्ड इंक्लूड्स लिखा हुआ है तो हमें ये समझ आ गया कि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसी भी लिहाज से एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल इंक्लूड लेजर, डे बुक्स, कैश बुक्स, अकाउंट बुक्स, अदर बुक्स, वेदर केप्ट। अब वेदर केप्ट के बाद रेड कलर से लिखा हुआ है और आप देखिएगा ये अब आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में कवर होगा। वेदर केप्ट इन द रिटन फॉर्म और इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन द डिजिटल फॉर्म। तो चाहे आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रिटन फॉर्म में हो, हैंड रिटन फॉर्म में हो, कंप्यूटर टाइप्ड हो, उसका प्रिंट आउट लिया हो आपने, या किसी कंप्यूटर के अंदर, या अगर आपके पास कोई और माध्यम है उसको स्टोर करने का तो वो स्टोरेज फॉर्म के अंदर हो, और टेकन एज प्रिंट आउट ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन सच इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन द डिजिटल फॉर्म। तो चाहे आपके पास वो प्रिंट आउट के फॉर्म में हो, चाहे आपके पास वो किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, किसी पेन ड्राइव के अंदर, किसी सीडी के अंदर डाटा रखा हो, हर तरीके से उसको भी आपका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही माना जाएगा। साथ साथ में चाहे वो फ्लॉपी पे रखा हो, डिस्क पे रखा हो, टेप पे रखा हो, अदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव्स है उसमें रखा हो, या फिर आजकल तो हम लोग गूगल स्पेस परचेस कर लेते हैं, क्लाउड के ऊपर गूगल स्पेस परचेस करके वहाँ पे डाटा स्टोर कर देते हैं, उसको भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स माना जाएगा। तो ये एक रेड कलर से जो लिखा वो नया अमेंडमेंट आ गया, इसको करके जाइएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ ले। आपको ध्यान है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कुछ मेजर और कुछ माइनर अमेंडमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये वाला जो सेक्शन 68 है इसको तो मैं बोलूँगा कि साहब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर अमेंडमेंट है, इसको करके जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला जो था इसको मैं बोलूँगा कि ये माइनर अमेंडमेंट है, 1-2 बार देख लेना। एग्जामिनेशन से जस्ट पहले अगर आप इसे स्किप भी कर दोगे
बहुत ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा।